हाँ ये यूनिट 6 प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इसमें सबसे हमने पहले पढ़े हमने कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट एक होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरे होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द flow of program execution on certain conditions specified by the programmer। ठीक है, तो कंडीशन स्टेटमेंट वहां इस्तेमाल करते हैं जहां कंडीशन लगाए, उन कंडीशन के बिना पर प्रोग्राम चलता है। जैसे हम लूप इस्तेमाल करते हैं या हम इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं, स्विच इस्तेमाल करते हैं। वो यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम कंडीशनल सर ये दिखाई स्टेटमेंट में नहीं देता है। हम कंडीशनल स्टेटमेंट में रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या है? 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, है ना? कौन कौन से हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स? एक हो गया इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हो गए 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए और एंड, ये हम इस्तेमाल करते हैं इनके साथ, कंडीशन स्टेटमेंट के साथ। कंडीशन स्टेटमेंट्स ऑलवेज इवैल्यूएट ट्रू और फॉल्स। कंडीशन स्टेटमेंट या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा जो इसके नीचे स्टेटमेंट होगा, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स। कंडीशन स्टेटमेंट टाइप्स क्या है? इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। If conditional statement, it is used to execute an instruction or block of instructions only if the condition is true। ये execute तब होता है an instruction or block of instructions, ये एक instruction को या block of instruction या एक से ज्यादा instructions को execute करता है only if the condition is true, अगर condition true हो गई। अगर condition true है तो execute होता है block of instructions, अगर false है तो execute नहीं होता। if के लिए सर आदू को ये स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है, क्यों? पता नहीं। उनकी प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं सर नहीं आ रहा। बाकियों को आ रहा है ना? अगर सबको नहीं आ रहा तो ठीक है, अगर बाकी किसी सर अब आ रहा है, ठीक है। ओके। इफ कंडीशन, हाँ इसका सिंटैक्स क्या है? जनरल सिंटैक्स इफ कंडीशन, पहले हम इफ लिखते हैं, उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, अगर कंडीशन के बाद यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, एक स्टेटमेंट और इफ कंडीशन या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहले इफ लिखते हैं फिर कंडीशन। अगर एक स्टेटमेंट डालें तो ब्रेस डालने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तो फिर ब्रेस डालना जरूरी है। ये इसकी जनरल सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ एक CLR SCR एंटर मार्क्स, सी आउट एंटर मार्क्स, सी इन मार्क्स, यानी हम एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स, उसमें हम मार्क्स डालते हैं। ठीक है, इफ मार्क ग्रेटर देन 33 सी आउट कांग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल, यानी अगर मार्क 33 से ज्यादा है तो हम मैसेज प्रिंट करते हैं कांग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, गेट CH। समझ आ गई बात? यानी अगर एक कंडीशन यहाँ ट्रू है, मार्क 33 से ज्यादा है जो यूजर ने दिए, ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट होगी। अगर ये 33 से कम है तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगी। इफ का काम यही है यहाँ। इसके बाद है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। हियर एन इफ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय एल्स स्टेटमेंट। यहाँ इफ होता है और इसके साथ एल्स होता है, यानी अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। समझ आ गई बात? इफ एल्स में ही फर्क है। इफ में अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या है, अगर इफ है तो ट्रू ब्लॉक यानी पहला ब्लॉक इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। Here an if statement is followed by else statement. The if part executes if the condition is true. If part execute होता है अगर condition true है, and else part executes if the condition is false. और else part execute होता है अगर condition false है। Its general syntax is if condition. अगर condition है तो statements are executed. else statement execute. अगर condition true है तो ये part execute होगा, अगर false है तो ये part execute होगा। जनरल सिंटैक्स रखना एग्जाम में जरूरी है।
इसके बाद है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड हो गया अगर हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स डालते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। बाहर से एक इफ, इसके अंदर दूसरा इफ, इसके अंदर तीसरा इफ, जितने भी इफ चाहिए इतने डाल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। यूजिंग इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करना इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स कैन बी ऑफ एनी डेप्थ, या हम किसी भी डेप्थ तक यानी जितने भी चाहें उतने इस्तेमाल कर सकते हैं। इट जनरल सिंटैक्स इज इफ कंडीशन फर्स्ट, अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू है और कंडीशन इसके अंदर कंडीशन सेकंड है, अगर ये दोनों ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, अगर पहली ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर पहले फॉल्स है ये फॉल्स है तो यहां नहीं जाएगा इस पे, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझा गई बात? अगर पहले कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट। अगर पहले कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट यानी एल्स पार्ट का जो अंदर वाला इफ है इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका एल्स पार्ट यानी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दिस कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, यानी ये इफ है बाहर, इसके अंदर हमने और एक इफ डाला। ओके, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, हम कैसे तीन नंबर्स में से हम अगर तीन नंबर्स लेंगे तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे इनमें से बड़ा नंबर कौन है। तो क्या सबसे पहले हम नाम 1 नाम 2 और नाम 3 तीन नंबर्स बनाएंगे। तीन नंबर्स हम लेंगे, पहले एंटर 1 नंबर, फिर हम एक नंबर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर लेंगे, एंटर सेकंड नंबर, वो नाम 2 में रखेंगे। एंटर थर्ड नंबर, वो हम नाम 3 में रखेंगे। इफ नाम इज ग्रेटर देन नाम 2, अगर नाम 1 नाम 2 से बड़ा है और नाम 1 नाम 3 से भी बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे नाम 1 इज ग्रेटेस्ट, नाम 1 सबसे बड़ा है। इफ नाम 2 इज ग्रेटर देन नाम 1, अगर नाम 2 बड़ा है नाम 1 से और नाम 2 बड़ा है नाम 3 से, तो उसका मतलब है नाम 2 दोनों से बड़ा है, नाम इज ग्रेटेस्ट। हाँ, अगर नाम 3 ग्रेटर देन नाम 1, अगर नाम 3 नाम 1 से बड़ा है और नाम 3 नाम 2 से बड़ा है तो उस सूरत में नाम 3 सबसे बड़ा है। हाँ, यह हो गई अगर डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर बराबर नंबर होंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे। अगर तीनों नंबर बराबर हैं तो उस वक्त ये लिखेंगे इफ नाम 1 इज इक्वल टू नाम 2, अगर नाम 1 नाम 2 के बराबर है, नाम 1 नाम 3 के बराबर है, ऑल द थ्री नंबर इक्वल, तो तीनों बराबर हैं। सिमिलरली इफ नाम 1 इज इक्वल टू नाम 2, नाम 1 इज ग्रेटर देन नाम 3, अगर नाम 1 किसके बराबर है, अगर नाम 1 नाम 2 के बराबर है लेकिन नाम 1 नाम 3 से ग्रेटर है, यानी नाम 1 नाम 2 बराबर है लेकिन नाम 1 नाम 3 से बड़ा है, यानी नाम 1 जब नाम 3 से बड़ा है तो उसका मतलब नाम 2 भी नाम 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब नाम 2 या नाम 3, नाम 1 या नाम 2 समझिए आप, ये दोनों बड़े हैं नाम 3 से। नाम 1 एंड नाम 2 आर इक्वल बट ग्रेटर देन 3। इसके बाद अगर नाम 1 बराबर है नाम 3 के और नाम 1 ग्रेटर देन नाम 2 है, अगर नाम 1 नाम 3 के बराबर है लेकिन नाम 1 नाम 2 से बड़ा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि नाम 1 और नाम 3 बराबर हैं लेकिन नाम 2 से बड़े हैं। सिमिलरली नाम 2 इक्वल टू नाम 3, नाम 2 इज ग्रेटर देन नाम 1, तो नाम 2 और नाम 3 इक्वल हैं बट ग्रेटर देन नाम 1। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल मैंने दी थी यहाँ समझाने के लिए। अगर आप किसी फ्रेंड के घर जाना चाहते हो तो आप दो से इजाजत मांगते हैं, एक तो पापा से इजाजत मांगते हैं और आप मामा से इजाजत मांगते हैं। ठीक है, तो क्या इफ पापा इज कन्विंस्ड, अगर पापा ने माना, इफ मामा इज कन्विंस्ड, मामा ने भी माना, आई विल कम टू योर होम, मैं आपके घर आऊंगी, आपका फ्रेंड को पता, यानी दोनों, या ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ये चलेगा। ठीक है, अगर पापा ने माना और मामा ने माना तो आई विल कम टू योर होम। अगर पापा ने माना लेकिन मामा ने नहीं माना, एल्स आई विल बी एंग्री विथ मामा, मैं मामा से नाराज हो जाऊंगी क्योंकि मामा ने नहीं माना। ठीक है, समझाई बात? अगर अंदर की कंडीशन फॉल्स है तो इसका एल्स पार्ट चलेगा।
If Papa is convinced, अगर पापा ने नहीं माना तो इसका else what? I will be angry with Papa, तो मैं पापा से नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है, दोनों ने माना तो जाएगी आप, अगर मामा ने नहीं माना तो ये चलेगा, ये ब्लॉक, और पापा ने नहीं माना तो ये ब्लॉक चलेगा। इसके बाद तो चेक करें स्टूडेंट इज पास और फेल, हमें चेक करेंगे कि एक स्टूडेंट पास है या फेल है। अगर स्टूडेंट के मार्क 33 से ज्यादा हैं या 33 के बराबर हैं तो हम उसको पास मानेंगे, अगर नहीं है तो फेल मानेंगे इफ एल्स के लिए। देखिए हम सी इन मार्क्स लेते हैं, इफ मार्क greater than or equal to 33 तो सी आउट यू आर सक्सेसफुल, एल्स सी आउट यू आर अनसक्सेसफुल। ये इफ एल्स है, अगर 33 से ज्यादा है या 33 के बराबर है तो सक्सेसफुल है, अगर उससे कम है तो अनसक्सेसफुल है। Result of student, write a program in C++, determine the grade of a student on the basis of percentage of marks. देखिए क्या करने पहले सॉल्यूशन, टेक द मार्क्स फ्रॉम द यूजर थ्रू कीबोर्ड, पहले हम यूजर से मार्क्स लेंगे कीबोर्ड के थ्रू, ऐड द मार्क्स, फिर हम मार्क्स को ऐड करेंगे, यानी इंग्लिश में कितने लिए, उर्दू में कितने लिए, मैथ में कितने लिए, 5 सब्जेक्ट हैं उनमें कितने लिए, फिर मार्क्स को ऐड करेंगे। कैलकुलेट परसेंटेज, इसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे, फिर ग्रेड निकालेंगे परसेंटेज की बुनियाद पर। अगर 80 to 100 है डिस्टिंक्शन, 60 to 80 है फर्स्ट डिवीजन, 40 to 60 है सेकंड डिवीजन, 30 to 40 है थर्ड डिवीजन, 0 to 30 है रिपीट। ठीक है, हाँ तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लेते हैं मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस, 5 वेरिएबल। इंटर मार्क्स इन मैथ, मैथ में लेते हैं, सी इन मैथ, इंटर मार्क्स इंग्लिश, फिर इंग्लिश के लेते हैं, फिर उर्दू के मार्क्स लेते हैं, फिर साइंस के, सोशल साइंस के मार्क्स लेते हैं, फिर साइंस के 5 मार्क्स लेते हैं यूजर से, वो यूजर देगा। तो हम रखते हैं एक को मैथ वेरिएबल में रखते हैं, दूसरे मार्क्स इंग्लिश में, तीसरे उर्दू में, चौथा एसएस में और 5वां एससी में। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंट सम इक्वल मैथ इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस एसएस प्लस एससी। फिर परसेंटेज निकालेंगे, कैसे, परसेंट इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 500 into 100, निकला सम। इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर परसेंटेज 100 या 80 या 80 से ज्यादा है, इफ परसेंट लेस देन इक्वल टू 100 और 100 से कम है तो डिस्टिंक्शन है, यानी 80 से ज्यादा और 100 से कम डिस्टिंक्शन है। इस अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है और 80 से कम है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा है और 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन, अगर परसेंट 0 से ज्यादा है और 40 से कम है तो रिपीट लिखेंगे उसको। इसके बाद है स्विच स्टेटमेंट, इसके जनरल सिंटैक्स क्या है स्विच का, इट इज जनरल सिंटैक्स इज स्विच, फिर एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसके अंदर, फिर ब्रेस डालते हैं कर्ली ब्रेस, फिर केस कांस्टेंट 1, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1, और यहाँ ब्रेक लगाते हैं, यहाँ जो हम ब्रेक हमने पढ़ा, ब्रेक यहाँ क्यों लगाते हैं, अगर ये ट्रू है, ये एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ से ही बाहर आएगा, फिर दूसरा उसको चेक करने की जरूरत नहीं अगर पहला ही ट्रू है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में वैल्यू जो पहला नहीं है तो किस पे आएगा, दूसरे पे, यानी इस पे एक्सप्रेशन पे चेक करेगा। अगर 1 एक्सप्रेशन मतलब 1, अगर यहाँ 1 होगा तो 1 पे आएगा, अगर यहाँ 2 होगा एक्सप्रेशन में तो 2 पे आएगा, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 पे आएगा, अगर यहाँ वो वैल्यू है जो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट पे आएगा। जो एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू है वो चेक करेगा, अगर 1 है तो 1 पे आएगा, अगर 2 है यहाँ वैल्यू एक्सप्रेशन में तो 2 पे आएगा, अगर कोई नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट पे आएगा। यानी लेकिन हर केस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है। The control statement that allows us to decision from a number of choices is called a switch statement C++. वो कंट्रोल स्टेटमेंट जहां हम डिसीजन लेते हैं, जहां हमारे बहुत सारे केसेस सामने हों और हमें एक उनमें एग्जीक्यूट करना है तो वह हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। It tests the value of expression against a list of integer character constants. ये एक्सप्रेशन का वैल्यू टेस्ट करता है, यानी जो एक्सप्रेशन अंदर होगा उसमें जो वैल्यू होगा, चाहे वो इंटीजर हो या कैरेक्टर हो, उसको टेस्ट करता है। When a match is found, अगर वो उसको नीचे मिला कहें, the statement or statements associated with that constant executed, तो वो एग्जीक्यूट होंगे।
इफ नो मैच इज फाउंड, अगर नहीं मिला, द डिफॉल्ट ब्लॉक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, तो डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फ्लोट और वेरिएबल, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फ्लोट नहीं हो सकता है, यानी डेसिमल नहीं हो सकता, और वेरिएबल या वेरिएबल नहीं हो सकता है। ब्रेक इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच केस एक्सेप्ट द डिफॉल्ट केस, हम ब्रेक को हर केस के साथ इस्तेमाल करते हैं लास्ट पे, एक्सेप्ट डिफॉल्ट केस, सिर्फ डिफॉल्ट केस इस्तेमाल नहीं करते हैं। No two case statements in the same statement can have identical values, और एक और बात, स्विच स्टेटमेंट में दो वैल्यू सेम नहीं हो सकते हैं, यानी एक केस में भी हम 1 लगाएंगे, दूसरे में भी 1 लगाएंगे, नहीं हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, इस पर फिर प्रोग्राम हमने किया, फाइंडिंग डे ऑफ ए वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, कैसे हम डे ऑफ द वीक निकालेंगे स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करके। पहले हम डे लेंगे, स्विच डे, हाँ, यूजर या 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या 5 से 7 तक देगा या और कुछ देगा, यूजर की मर्जी है वो क्या देगा। अगर इनमें से कोई, अगर उसने 1 दिया या 2 दिया या 7 तक कुछ भी दिया, तो वो वैल्यू यहाँ एग्जीक्यूट होगा, वो डे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ वो डे डिस्प्ले होगा। अगर उसने 1 से 7 के बगैर और कुछ वैल्यू दे दिया तो डिफॉल्ट आएगा सी आउट, ये एग्जीक्यूट, ये मैसेज होगी, यू एंटर्ड ए रॉन्ग वैल्यू, आपने रॉन्ग वैल्यू दिया। केस 1 सी आउट संडे ब्रेक, केस 2 सी आउट मंडे ब्रेक, इसमें केस 3 भी है, केस 4 भी है, केस 5, केस 6, केस 7, क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 केस बनते हैं, और एक केस बनता है लास्ट में डिफॉल्ट, यानी अगर इन 7 में कोई नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट केस चलेगा। इसके बाद ये हो गए कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये हो गए डिसीजन स्टेटमेंट। अब है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप, iterative loop statement is repetitive execution of certain statements is called looping। looping में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को स्टेटमेंट्स को हम करते हैं रिपीट करते हैं 5 बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार हम एक लूप को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, बार बार वही काम करवा सकते हैं जब तक कंडीशन ट्रू है। ए लूप है सिंपल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक लूप की जो बॉडी होती है वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। दैट इज और एग्जीक्यूट रिपीटेडली, जो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं until a certain condition is true, जब तक एक कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। When the loop is completed, the execution moves next statement। जब लूप कंप्लीट होगा तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। लूप्स कैन बी प्री-टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप। लूप्स प्री-टेस्ट भी होते हैं और पोस्ट टेस्ट भी। हाँ, आप मुझे बताएं प्री-टेस्ट लूप क्या होते हैं, पोस्ट टेस्ट लूप क्या होते हैं? शाबाश। प्री-टेस्ट लूप्स एंड पोस्ट टेस्ट लूप। प्री-टेस्ट लूप वो लूप होता है जहां पहले हम तो शिंगेस के होशियार रहो। प्री-टेस्ट लूप होता है पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्री-टेस्ट लूप क्या आपका पहले चेक करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन पोस्ट टेस्ट लूप में पहले एग्जीक्यूट करते हैं फिर चेक करते हैं। अच्छा, आप मुझे बता, हमने 3 लूप पढ़े, फॉर, वाइल, डू वाइल, उनमें कौन सा प्री-टेस्ट लूप है और उनमें कौन सा पोस्ट टेस्ट लूप है? शायस्ता आप बताओ। अजू, तीन लूप हमने पढ़े। सर फॉर एंड वाइल लूप प्री-टेस्ट है, हाँ हाँ, और डू वाइल पोस्ट do while टेस्ट है, post हाँ test। एग्जैक्टली। फॉर और Yes, sir। वाइल प्री-टेस्ट लूप्स हैं और डू वाइल पोस्ट टेस्ट लूप है, लिखा है नीचे। फॉर एंड वाइल आर प्री-टेस्ट लूप्स एंड डू वाइल इज पोस्ट टेस्ट लूप। लूपिंग प्रोसेस हैज 3 स्टेप्स। लूपिंग प्रोसेस के 3 स्टेप हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर, हम पहले काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ कंडीशन, फिर उसको टेस्ट करते हैं। अपडेटिंग द काउंटर वेरिएबल, फिर हम अपडेट करते हैं, यानी इंक्रीमेंटेशन करते हैं, डिक्रीमेंटेशन करते हैं।
हाँ, यहाँ ये बात याद रखनी है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है, फिर क्या होता है, टेस्टिंग होती है और अपडेटिंग होती है। टेस्टिंग और अपडेटिंग बार बार होती है, लेकिन इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है। ओके, for loop, while loop and do while loop are the three types of loops. पहले for loop, it is general syntax is for, पहले हम for लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद भी सेमीकोलन डालते हैं, चेक के बाद भी सेमीकोलन डालते हैं। हाँ, उसके बाद ब्रेस डालते हैं, कर्ली ब्रेस, फिर यहाँ स्टेटमेंट जितने भी लिखने हो वो लिखते हैं। यानी ये तीन स्टेटमेंट या तीन से ज्यादा स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होंगे तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, सी आउट नेचुरल नंबर लेस देन 10 आर, अगर हमें 10 से 10 तक नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, प्रिंट करवाने हैं, यानी 1 से 9 तक, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, हमें कहां से शुरू करना है, हमें 1 से शुरू करना है। आई लेस देन 10, कहां तक जाना है, लेस देन 10 यानी 9 तक जाना है। आई प्लस प्लस हर बार एक एक ऐड करना है, यानी पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट होगी, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4। मैं आपको ये यहाँ जल्दी जल्दी में बताता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है आपको अच्छी तरह से। सिर्फ आपको आपका ये माइंड फ्रेश करने के लिए, याद दिलाने के लिए हमने क्या पढ़ा इस यूनिट में। सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी आई की वैल्यू 1 से 9 तक प्रिंट होगी, उसके बाद लूप खत्म होगा। हाँ, तो क्या कहता है यहाँ, फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई इज इनिशियलाइज्ड टू 1, पहले हम आई की वैल्यू को 1 करते हैं, 1 डालते हैं। देन द वैल्यू ऑफ आई इज टेस्टेड, फिर हम आई की वैल्यू को टेस्ट करते हैं, यानी क्या 1 लेस देन 10 है, अगर ट्रू है, इफ द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 10, अगर 10 से कम है, द स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड, तो हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, यानी आई की वैल्यू हम एग्जीक्यूट करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, और इसके बाद आई की वैल्यू हम करते हैं इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी आई की वैल्यू अब तक 1 थी, अब आई प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू अब 2 होगी। ठीक है, तो दोबारा फिर चेक करेगा, अगर 2 लेस देन है तो आई प्रिंट होगा, फिर 3, इसी तरह चलेगा। इफ द वैल्यू ऑफ आई इज नॉट लेस देन 10, अगर आई की वैल्यू लेस देन 10 नहीं है, द लूप इज टर्मिनेटेड, लूप खत्म होगा, एंड कंट्रोल गोज आउटसाइड द फॉर लूप, और कंट्रोल फॉर लूप से बाहर जाएगा। ओके, प्रिंटिंग नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 1, हाँ, अगर हमें नेचुरल नंबर्स करने हैं प्रिंट 100 से 1 तक उल्टा, तो हम क्या इनिशियलाइज करें, पहले वो 100 डालेंगे, फिर माइनस माइनस करेंगे, कहां तक, 1 तक। ये SCR नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 1 आर। अच्छा, ये बैक स्लेशन क्या करता है, बैक स्लेशन n इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन डालने के लिए हम बैक स्लैश n इस्तेमाल करते हैं। और क्या हम इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन डालने के लिए, बोलिए। और हम इस्तेमाल करते हैं एंडल, हाँ, एंडल इस्तेमाल करते हैं, या बैक स्लैश n या एंडल, दीज आर कॉल्ड मैनिपुलेटर्स। फॉर इंट i इक्वल टू 100, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, i की वैल्यू 100 से शुरू होगी, कहां तक, 1 तक, और हर बार i माइनस माइनस होगी। सी आउट i सेट W4, i की वैल्यू प्रिंट होगी, पहले 100, फिर 4 स्पेसेस, फिर 99, फिर 4 स्पेसेस, फिर 98, ऐसे चलेगी 1 तक। ओके, प्रिंटिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 20 to 50, हमें ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं 20 से 50 तक, यानी इनिशियल वैल्यू 20 होगी और आखिरी वैल्यू 50 होगी। ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो हम 2 ऐड करेंगे, यानी कि ऑड एक के बाद एक होता है, ठीक है। हाँ, ऑड नंबर फ्रॉम 20 to 50 आर, एंड i इक्वल टू 21, क्योंकि 20 के बाद जो पहला ऑड नंबर आता है वो है 21, i कहां तक चलेगा, 50 तक चलेगा। i इक्वल i प्लस 2, हर बार i को 2 ऐड होंगे। सी आउट i की वैल्यू प्रिंट होगी, पहले 21, फिर उसको 2 ऐड होंगे 23, फिर और 2 ऐड होंगे 25, एंड सो ऑन। उसके बाद सेट W4 यानी स्पेस हो, इसमें 4 स्पेस आएंगे हर नंबर के बाद। हाँ, इसके बाद है वाइल लूप।
इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप और प्री टेस्ट लूप। हम इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, प्री टेस्ट लूप, एक ही बात है। एंट्री कंट्रोल यानी एंटर होने से पहले हम इसको पहले कंट्रोल चेक करते हैं। डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन व्हाइल लूप और व्हाइल में कौन कौन से स्टेप इस्तेमाल करते हैं? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, अपडेशन। इनिशियलाइज परफॉर्म आउटसाइड द व्हाइल लूप बिफोर द लूप स्टार्ट्स। जो इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप में होती है वो लूप से पहले होती है, फिर व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर व्हाइल लूप आता है। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, इट जनरल सिंटैक्स इज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। हम पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, व्हाइल कंडीशन, फिर व्हाइल लिखते हैं, फिर क्या कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स है तो नहीं होंगे। फिर अपडेशन, यहाँ अपडेशन करते हैं, यानी इसके अंदर यहाँ फिर इंक्रीमेंटेशन करते हैं, डिक्रीमेंटेशन करते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन बाहर करते हैं, इनिशियलाइज वेरिएबल। प्रोग्राम ऑन व्हाइल लूप, प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अगर हमें 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं और हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, तो हमें कहां से शुरू करना है? 1 से। पहले हम नाम को इंटर नम इक्वल टू 1, इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से। व्हाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 100, कहां तक प्रिंट करने? 100 तक, तो लिखेंगे नम लेस देन इक्वल टू 100। सी आउट नम, नाम को प्रिंट करेंगे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 100 तक। तो हर बार हम नम प्लस प्लस करेंगे, नाम की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ जाएगी। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर? मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय ऑल इट्स प्रेडिसेसर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हाँ, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालना है, उसका मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी हो गया 120, यानी 5 फैक्टोरियल मींस 120। अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 4 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 4 into 3 into 2 into 1, 24। बात आगे समझ में? यह हो गया फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हाँ, अगर हमें प्रोग्राम लिखना है जो हमें फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर बताए तो कैसे लिखेंगे? हम पहले सीन इंटर नम, इंटर द नंबर सीन नम, आई इक्वल टू नम, हम नाम की वैल्यू आई में डालते हैं। और अगर नाम की वैल्यू 5 है तो 5 किस में गया? आई में। व्हाइल आई इज ग्रेटर देन वाई, हम आई को तब तक चलेंगे जब तक ये 1 से बड़ा है। नम इक्वल टू नम परसेंट आई, नाम को हम नाम इक्वल टू नम इंटू आई, नाम को हम आई से बार बार पहले नाम की वैल्यू क्या होगी? 5। पहले नाम की, अगर नाम की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 5 इंटू फिर आई माइनस माइनस होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। प्रिंटिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हाँ, ये ठीक नहीं, इसका सही प्रोग्राम ये है, ये गलत थोड़ा प्रोग्राम इसमें एरर आई थी। हाँ, सी आउट एंटर द नंबर सी इन नम, पहले हम नाम डालेंगे आई इक्वल टू नम माइनस 1, आई इक्वल टू नम माइनस 1। हम आई की वैल्यू नम माइनस 1 करेंगे, यानी अगर नाम की वैल्यू 5 है तो आई की वैल्यू हो गई 5 minus 1 4। व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 1, नम इज इक्वल टू नम इंटू आई, यानी 5 इंटू नम की वैल्यू क्या है? 5, आई की वैल्यू क्या है? 4, 5 into 4 20, 20 जाएगा नम में, फिर आई माइनस माइनस होगा, आई की वैल्यू कम होगी। इस तरह चलेगा तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज नम, तो लास्ट पे हमें फैक्टोरियल मिलेगा। हाँ, इसके बाद है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची हम कैसे निकालते हैं? फिबोनाची सीरीज में हम पहले 2 नंबर होने चाहिए, यानी 0 और 1, फिर उनको 2 को ऐड करके तीसरा नंबर मिलता है, फिर जो लास्ट 2 होंगे उनको ऐड करके चौथा नंबर मिलता है, ऐसे ये बनता है। ये है जैसे फिबोनाची सीरीज, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, ये 2 पता होने चाहिए, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, ऐसे ही चलेगा। प्रोग्राम क्या है इसका? int n a b c, enter नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं? c in n, कितनी टर्म्स हमें निकालने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। a की वैल्यू हम पहले 0 डालेंगे, b की वैल्यू 1 डालेंगे, क्योंकि ये 2 वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐड करना है। ऐड के लिए हमें कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए। इसके बाद ए सी आउट ए, पहले हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर कामा, फिर बी, फिर कामा। फॉर आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू नम आई प्लस प्लस,
आई की वैल्यू हम 2 से चलाएंगे कहां तक, लेस देन नम तक या इक्वल टू नम तक। क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने इस पे प्रोग्राम आपको लिखवाया है। सी में हम ए प्लस बी करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे, फिर सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर बी की वैल्यू ए में डालेंगे और सी की वैल्यू बी में डालेंगे। इस तरह बार बार चलेगा जब तक कि एन तक पहुंचेगा। इसके बाद हमने पढ़ा डू व्हाइल लूप। ये पोस्ट टेस्ट और एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसको पोस्ट टेस्ट या एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। दिस लूप एग्जीक्यूटेड वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लूप कम से कम एक बार चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स भी है, लेकिन वो दो लूप व्हाइल लूप और फॉर लूप ये एक बार भी नहीं चलेंगे। It first executes the block of statement that at the end it checks the condition. ये पहले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है। If condition is true, अगर कंडीशन ट्रू है, then the loop is repeated. लूप हम रिपीट करते हैं। And if the condition is false, अगर कंडीशन false है, then the loop is terminated. लूप हम टर्मिनेट करते हैं। And the control goes the next statement out of loop. तो उसके बाद हम कंट्रोल बाहर लगाते हैं, यानी कंट्रोल बाहर चला जाएगा। डू व्हाइल लूप, इट इज जनरल सिंटैक्स इज, पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर डू लगाते हैं, यहाँ ये कीवर्ड है डू, फिर यहाँ हम स्टेटमेंट और अंदर अपडेट करते हैं, फिर व्हाइल लिखते हैं, व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम लास्ट में सेमीकोलन डालते हैं। सेमीकोलन डालना यहाँ जरूरी है। ओके, प्रिंटिंग इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कैसे हम डू व्हाइल की मदद से नंबर करेंगे, प्रिंट फ्रॉम 1 to 100। int num equal to 2, do cout num इक्वल टू num plus 2। हमें इवन नंबर्स